नमस्कार। आज हम ग्रामर का टॉपिक नरेशन या हम कहें स्पीच, हम नरेशन या स्पीच पढ़ेंगे, जो कि सामान्यतः सभी कक्षाओं में होता है। तो आज हम पढ़ेंगे नरेशन या स्पीच। नरेशन का अर्थ होता है कथन। नरेशन का अर्थ होता है कथन। नरेशन का दूसरा नाम है स्पीच। स्पीच को हम हिंदी में कहते हैं भाषण। नरेशन का अर्थ होता है कथन। नरेशन का दूसरा नाम है स्पीच और स्पीच को हम हिंदी में कहते हैं भाषण। नरेशन या फिर हम स्पीच कहें, ये दो प्रकार के होते हैं। नरेशन या स्पीच हम कहें, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, डायरेक्ट नरेशन। दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। पहला है डायरेक्ट नरेशन, दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन या हम कहें डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष भाषण। दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हम हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। ये हुए नरेशन के दो प्रकार, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर हम कहें डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। सर्वप्रथम हम डायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन है वक्ता द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों कहना, अर्थात सीधा कहना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। डायरेक्ट नरेशन का अर्थ है प्रत्यक्ष का अर्थ होता है सीधा, यानी कि वक्ता द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों कहना, अर्थात सीधा कहना। डायरेक्ट नरेशन की परिभाषा है वक्ता द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों कहना, अर्थात सीधा कहना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। वक्ता किसे कहते हैं? बोलने वाला। वक्ता मीन्स बोलने वाला, या फिर हम अपने शब्दों में कहें यहाँ सब्जेक्ट, कर्ता, यानी वक्ता बोलने वाला। वक्ता हम कहते हैं स्पीकर को, बोलने वाले को, या फिर हम अपने अर्थ में कहें तो यानी कि सब्जेक्ट, कर्ता। तो बोलने वाले द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों कहना, यानी कि उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना, बिल्कुल सीधा कहना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम कहता है आई एम गोइंग टू मार्केट। राम सेज आई एम गोइंग टू मार्केट। ये हुआ हमारा डायरेक्ट नरेशन। एग्जाम्पल ये हुआ कि राम कहता है आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। जैसा सब्जेक्ट कह रहा है, स्पीकर जैसा कह रहा है, वो सेम कहा गया है यहाँ कि राम सेज आई एम गोइंग टू मार्केट। ये हुआ डायरेक्ट नरेशन। अब हम
परिभाषा की बात करें, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन की बात करें, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? वक्ता द्वारा कहे गए कथन को, वक्ता द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों ने कहकर, वक्ता द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों ने कहकर फिर बदल कर कहना अर्थात अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। यानी कि बोलने वाला है, उसके सेंटेंस को, उसके द्वारा कहे गए वक्तव्य को अपने शब्दों में बदल कर कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए स्पीकर है राम और कोई व्यक्ति है मोहन, यानी कि राम के सेंटेंस को मोहन अपने शब्दों में कहे बदलकर, तो वो होगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन हुई वक्ता द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों ने कहकर अपने शब्दों में कहना अर्थात फिर बदल कर कहना, या फिर हम कहें अप्रत्यक्ष तरीके से कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ये दोनों की डेफिनेशन हुई डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। अंतर यह हुआ कि डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस को सीधा कहते हैं, वाक्य को सीधा कहते हैं, जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस को बदल कर कहते हैं। भावार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कहने का तरीका अलग हो जाता है, बदलाव हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी हमने एक सेंटेंस लिखा, राम सेज आई एम गोइंग टू मार्केट। ये हमारा था डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल। जब हम इसी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट नरेशन में कहें तो ये होता है राम सेज दैट ही इज गोइंग टू मार्केट। पहला सेंटेंस हमारा था राम सेज आई एम गोइंग टू मार्केट। जब हमने इनडायरेक्ट नरेशन बदल के लिखा तो ये लिखा गया राम सेज दैट ही इज गोइंग टू मार्केट। अब इसमें अंतर क्या हुआ, इसके भावार्थ में अंतर हुआ क्या, देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस का अर्थ है राम कहता है, राम सेज राम कहता है, आई एम गोइंग टू मार्केट मैं बाजार जा रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस राम सेज दैट राम कहता है कि, तो एक परिवर्तन तो हुआ यहाँ पर दो सेंटेंस थे, यहाँ पर ये जोड़कर एक कर दिए दोनों सेंटेंस। राम सेज दैट राम कहता है कि ही इज गोइंग टू मार्केट कि वह बाजार जा रहा है। तो यहाँ हमने सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन में चेंज कर दिया और हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज हो गई। भावार्थ सेम आ रहा है, राम सेज आई एम गोइंग टू मार्केट, राम कहता है मैं बाजार जा रहा हूँ। सेकंड सेंटेंस है राम सेज दैट ही इज गोइंग टू मार्केट, राम कहता है कि वह बाजार जा रहा है। भावार्थ सेम है, कार्य एक ही हो रहा है, क्रिया सेम है, लेकिन उसका कहने का तरीका बदल गया। तो अब हम इसी के बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाया जाता है, या फिर हम कहें कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम डायरेक्ट नरेशन को हम विस्तार से समझें। डायरेक्ट नरेशन में दो सेंटेंस होते हैं। डायरेक्ट नरेशन में दो सेंटेंस होते हैं, वो होते हैं नंबर एक आरबी और दूसरा है आरएस। आरबी की फुल फॉर्म रिपोर्टिंग वर्ब
और दूसरा है RS रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में दो सेंटेंस होते हैं। नंबर एक आरबी को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। RS का फुल फॉर्म है रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले हम बात करें आरबी हम किसे कहते हैं? इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाले वाक्य को आरबी कहते हैं। इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाले वाक्य को आरबी कहते हैं। सेकंड है RS। इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य को RS कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। छोटा सा अंतर है इसमें, यह ध्यान रखने की बात है। जो वाक्य इन्वर्टेड कोमा से बाहर है वो तो होगा आरबी, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वो होगा RS रिपोर्टेड स्पीच। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें इन्वर्टेड कोमा लगे हुए हैं ये। तो अब हमको सेंटेंस देखना है। एक सेंटेंस तो हुआ हमारा राम सेज, फर्स्ट सेंटेंस हुआ राम सेज। दूसरा सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के माध्यम से अलग हो रहा है, और दूसरा सेंटेंस है आई एम गोइंग टू मार्केट। दो सेंटेंस हुए, इन्वर्टेड कोमा लग रहे हैं। अब हमको देखना होगा कि कौन सा सेंटेंस आरबी है और कौन सा RS है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को देखें, आरबी है या RS। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा आरबी, क्योंकि आरबी की डेफिनेशन हमको पता है कि इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाले वाक्य को, इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाले वाक्य को आरबी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब ये इन्वर्टेड कोमा से बिल्कुल बाहर है, तो ये हुआ आरबी रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा सेंटेंस है हमारा आई एम गोइंग टू मार्केट, ये हुआ RS रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि ये हमारा है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो ये महत्वपूर्ण हुआ हमारा डायरेक्ट नरेशन में कि डायरेक्ट नरेशन में दो सेंटेंस होते हैं। नंबर एक हमारा था आरबी की फुल फॉर्म रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा था RS रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाले वाक्य को हम आरबी कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य को हम RS कहते हैं। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये आगे हम जितने भी लगभग नियम पढ़ेंगे तो लगभग सभी नियमों में ये आएंगे आरबी और RS। तो हमको याद रखना है कौन सा आरबी है और कौन सा RS है। जब हम इनके बारे में नहीं जानेंगे कौन सा आरबी है कौन सा RS है, तो आगे के नियम समझ में नहीं आएंगे। इसलिए जितने भी आगे लगभग नियम आएंगे लगभग सभी में आरबी और RS का नाम आएगा। तो आपको यहाँ ये क्लियर हो जाने चाहिए कि इन्वर्टेड कोमा से जो बाहर वाला वाक्य है वो RS होगा, सॉरी आरबी होगा, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य है वो होगा RS। क्लियर। इसके बाद डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा लगे होते हैं, इन्वर्टेड कोमाज लगे होते हैं जिनसे सेंटेंस अलग होते हैं। ये तो हुए हमारे डायरेक्ट स्पीच के बारे में बात। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण बात कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाए। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाए। तो ध्यान दें, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए लगभग 5 परिवर्तन होते हैं। नंबर 1, पहला परिवर्तन होता है आरबी में परिवर्तन।
नंबर 2 कनेक्टिव संयोजक शब्द जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। तीसरा है प्रोनाउन सर्वनाम संबंधी, प्रोनाउन रिलेटेड यानी कि सर्वनाम संबंधी परिवर्तन। नंबर 4 टेंस संबंधी परिवर्तन और नंबर 5 समय सूचक शब्द संबंधी। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय मुख्यतः लगभग 5 परिवर्तन होते हैं, जिसमें नंबर 1 है आरबी में परिवर्तन, नंबर 2 संयोजक शब्द कनेक्टिव, नंबर 3 प्रोनाउन सर्वनाम संबंधी, नंबर 4 टेंस संबंधी, नंबर 5 समय सूचक शब्द संबंधी। ये 5 परिवर्तन होते हैं। इनके अलावा भी कुछ प्रकार के परिवर्तन हैं, तो हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सामान्य परिवर्तन या सामान्य नियम। तो सामान्य नियम में रूल नंबर 1 जो सभी सेंटेंसों में लागू होंगे, जो किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो वो सभी में लागू होंगे। नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है। इन्वर्टेड कॉमाज को हटा दिया जाता है। कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी प्रकार का हो, सिंपल सेंटेंस हो, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, कोई भी सेंटेंस हो, जब हम उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है। नंबर 1 नियम जो सभी सेंटेंसों में लागू होगा। दूसरा है रूल नंबर 2। दूसरा नियम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आरबी और आरएस को मिलाकर एक कर दिया जाता है। दूसरा नियम है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आरबी और आरएस को मिलाकर एक कर दिया जाता है। यानी कि हम पहले पढ़ चुके हैं डायरेक्ट स्पीच में 2 सेंटेंस होते हैं, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट करेंगे या चेंज करेंगे तो आरबी और आरएस को दोनों को मिलाकर एक ही सेंटेंस कर दिया जाएगा, जो होगा इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? एग्जाम्पल अभी देखेंगे। एक नियम और है, उसको देखें। नियम नंबर 3, रूल नंबर 3, यदि आर एस वाला वाक्य, ध्यान दें, यदि आर एस वाला वाक्य इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। हाँ, अभी हम सेंटेंस बोला था इंटेरोगेटिव और दूसरा बोला था इंटेरोगेटिव नेगेटिव। एक बात सुने, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो नियम इंटेरोगेटिव के लिए लागू होंगे वे सभी नियम इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए लागू होंगे। यानी कि जितने भी नियम इंटेरोगेटिव के हैं वे ही सब नियम इंटेरोगेटिव नेगेटिव के होंगे। तो यहाँ से आगे हम अब एक ही सेंटेंस बोलेंगे इंटेरोगेटिव, यानी कि इन दोनों के सेम नियम होंगे जो भी होंगे, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के। अंतर इतना होगा कि इंटेरोगेटिव को हम जब बदलेंगे, जैसे सिंपल होगा, इसका केवल नेगेटिव हो जाएगा, एक शब्द बढ़ेगा इसमें, नॉट केवल। देखें, यदि आर एस वाला वाक्य इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय
उसे साधारण बना दिया जाता है, अफर्मेटिव बना दिया जाता है, अफर्मेटिव बना दिया जाता है। दूसरा लिख रहा था इसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव। जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बना रहे हैं तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव कौन सा बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि इसमें नोट शब्द जुड़ रहा है। तो अब हम कहें कि यदि RS वाला वाक्य इंटेरोगेटिव है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उसे अफर्मेटिव बना दिया जाएगा, और यदि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो उसे नेगेटिव बना दिया जाएगा। अब हम इन तीनों रूल्सों के एग्जाम्पल देखें। इनके एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे गौरव said to me why are you playing football? ये है। तो इसको अब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो लिखेंगे हम गौरव आस्क्ड। इस परिवर्तन के बारे में हम आगे बात करेंगे, आस्क्ड मी। अब बात आ रही है नंबर 1 नियम की, इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया जाता है, तो अब हम इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे, नहीं लगाएंगे। वही अगला एक नियम था हमारा कि RB और RS को मिलाकर एक कर देते हैं, सेंटेंस एक कर देते हैं। तो इन्वर्टेड कोमा हटा दिए, सेंटेंस कर दिया एक, यहाँ कोई बदलाव नहीं किया है, यानी कि सेंटेंस एक कर दिया है, दो नहीं है। कोई भी कोमा किसी प्रकार का कोई भी यानी कि ऐसा नहीं शब्द लगाया जिससे कि सेंटेंस दो हो जाए। यहाँ हमने लिखा वाही, ये हुआ हमारा संयोजक शब्द। इसको हम संयोजक शब्दों के नियमों में पढ़ेंगे। इसको तो आप संयोजक शब्द में छोड़ दीजिए। अब सेंटेंस बचा आर यू प्लेइंग फुटबॉल। सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव। तो अभी हमने नियम पढ़ा था कि यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव बना दिया जाता है। अफर्मेटिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मात्र एक परिवर्तन करना है। क्या? आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है? सब्जेक्ट। मात्र इनमें परिवर्तन करना है आपको अफर्मेटिव बनाने के लिए। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है? सब्जेक्ट। इनका आपस में स्थान परिवर्तन कर दें। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन करने पर सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा। तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा यू आर प्लेइंग फुटबॉल। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा साधारण सेंटेंस बनके तैयार हो गया, यू आर प्लेइंग फुटबॉल। तो इस प्रकार हमको साधारण सेंटेंस करना है इंटेरोगेटिव का। अब इसमें यहाँ जैसे टेंस संबंधी परिवर्तन होंगे वो हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ टेंस संबंधी परिवर्तन होंगे। यदि कोई समय सूचक शब्द होता जैसे टुडे, यस्टरडे, तो उसमें भी परिवर्तन होगा। अभी हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े, वो तीनों क्लियर हुए। नंबर 1 इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया जाता है, हटा दिए। RB RS को मिलाकर एक सेंटेंस कर दिया जाता है, यहाँ RB और RS को मिलाकर एक कर दिया। और अगला नियम था यदि RS वाला वाक्य इंटेरोगेटिव है तो उसको साधारण बना दिया जाता है, वो भी साधारण बना दिया। इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।